HP24 की स्पेशल एपिसोड संडे वार्ता में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आस्था शर्मा कौशिश। आइए आज हम आपको एक ऐसी सेलिब्रिटी से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने 9 साल की उम्र में ही रेडियो की दुनिया में अपनी जगह बना ली थी। इन्होंने आकाशवाणी के बालकुंज से ही अपने करियर की शुरुआत की। ये स्क्रिप्ट राइटर भी हैं और इन्होंने दिल्ली दूरदर्शन डीडी वन के प्रोग्राम बोल हमारे गीत तुम्हारे की 90s में स्क्रिप्ट लिखी और 1997 और 1998 में सिटी केबल रोहतक में कुछ प्रोग्राम किए। न केवल स्क्रिप्ट राइटिंग की दुनिया में बल्कि नृत्य कला में भी इन्होंने कई इनाम हासिल किए। आज ये कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। इनकी प्रतिभाओं की कोई गिनती नहीं है। आइए हम आपको मिलवाते हैं उन प्रतिभावान डॉक्टर रश्मि प्रभा जी से। डॉक्टर रश्मि प्रभा जी, HP24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आस्था, आपका और HP24 का धन्यवाद करती हूँ। आपने आज मुझे आमंत्रित किया और आज मेरे लिए बहुत हर्ष की बात है कि आज मेरी ही शिष्या मेरा साक्षात्कार कर रही है। जी गुरुजी, मेरे लिए भी बहुत ही सौभाग्य की बात है कि जिन गुरु ने मेरा मार्गदर्शन किया आज मैं उन्हीं की इंटरव्यू ले रही हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ ही है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। आइए मैम, हमारे दर्शकों से बात करते हैं। रश्मि प्रभा जी, हमारे दर्शकों को बताइए कि जब आप 8-9 साल की उम्र में आपने कदम रखा तो आप सबसे पहले किस कार्यक्रम से जुड़ी थी? आज तो मैं सबसे पहले आकाशवाणी रोहतक के बालकुंज कार्यक्रम से जुड़ी थी। उस समय मैं एक बच्ची थी और बच्चों का एक कार्यक्रम आकाशवाणी के लगभग हर केंद्र से प्रसारित होता है। तो आकाशवाणी रोहतक में भी बच्चों का एक प्रोग्राम आता था और उस समय वो लाइव होता था। अब रिकॉर्डेड होता है लेकिन उस समय वो लाइव होता था। तो मैंने सबसे पहले जो रेडियो की दुनिया में पदार्पण किया वो बालकुंज कार्यक्रम से किया था। मैम, हमारे दर्शकों को बताइए कि आकाशवाणी के किस केंद्र से आपने शुरुआत की थी मैम? अभी आपको बताया ना मैंने कि आकाशवाणी रोहतक से मैं जुड़ी, क्योंकि मैं बेसिकली रोहतक से हूँ तो मेरा बचपन वहीं बीता था और मैं आकाशवाणी रोहतक से मैंने अपने रेडियो की दुनिया की शुरुआत की। जी, तो मैम आपको अगर हरियाणा की कोकिला कहा जाए तो कम नहीं है ना? नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं है। शायद मुझसे बहुत अच्छे लोग हरियाणा में हैं और मुझे गर्व भी होता है कि हमारे हरियाणा में बहुत सारी प्रतिभाएं हैं। जी मैम, बिल्कुल मैम। मैम, हमारे दर्शकों को बताइए कि किन किन कार्यक्रमों से आपकी रेडियो की यात्रा आगे बढ़ी? सबसे पहले मैंने बालकुंज कार्यक्रम में जाना शुरू किया था एक आम बच्चे की तरह, लेकिन उसमें मेरी खासियत ये थी कि मैं कभी भी सिर्फ चुटकुला या पहेली नहीं सुनाती थी। मैं जो भी सुनाती थी वो या तो कोई प्रेरक प्रसंग होता था या कोई खास दिवस आने वाला है तो उस दिन विशेष से जुड़ी हुई कोई भी चीज मेरे पास होती थी, चाहे वो कविता होती थी, कहानी होती थी, कोई किस्सा होता था, तो ऐसी चीजें मैं सुनाती थी और फिर धीरे धीरे मेरी एक पहचान बन गई थी। और उसके बाद फिर एज ए कंपेयरर, बालकुंज कंपेयरर यानी एक प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैंने बालकुंज में लगभग 9-10 साल मैंने काम किया और उसके लिए ऑडिशन होता है। हर आकाशवाणी पे पहले ऑडिशन होता था, अभी कुछ प्रोसेस जो है वो चेंज हो गया है, मैं आगे आपको बताऊंगी उसके बारे में। लेकिन पहले सिर्फ ऑडिशन होता था तो मैंने ऑडिशन दिया और मैं उसमें पास हो गई। तो फिर धीरे धीरे ऐसे मैं बालकुंज कंपेयरर बनी, उसके बाद आगे फिर बढ़ती गई। मैम, हमारे दर्शकों से शेयर कीजिए कि रेडियो से जुड़ने की प्रेरणा आपको किसने दी? एक्चुअली रेडियो से जुड़ने की जो प्रेरणा है वो मुझे मेरी मम्मा से मिली थी। मेरी मम्मा जब खुद छोटी थी तो वो आकाशवाणी दिल्ली पर बच्चों के कार्यक्रम में जाती थी। फिर शादी के बाद उनका छूट गया तो उनका जो सपना था उन्होंने मुझ में पूरा किया जब आकाशवाणी रोहतक बना। तो जिन दिनों जब आकाशवाणी रोहतक की बिल्डिंग बन रही थी उन्हीं दिनों से उन्होंने मेरे मन में डालना शुरू किया कि मुझे भी बोलना है। तो मैं इतनी छोटी थी कि मुझे मालूम ही नहीं था रेडियो होता क्या है।
मैं अपनी मम्मा से अक्सर पूछती थी कि मम्मा इतनी छोटे से रेडियो में कोई बैठ के कैसे बोल सकता है। जी मैम। तो और फिर उसमें से निकल भी आता है, फिर उसके अंदर चले जाते हैं, तो ये कैसे बोलते हैं। तो फिर मेरे बड़े भैया जो मुझसे काफी बड़े थे, उन्होंने मुझे समझाया कि इसके अंदर कोई नहीं बैठता, एक बिल्डिंग होती है, वहाँ माइक्रोफोन होता है और वेव्स के माध्यम से जो ध्वनि तरंगे हैं उनके माध्यम से आवाज इस रेडियो में आती है और फिर हम सुनते हैं। तो ऐसे जिज्ञासा भी थी कि मैं बोलूंगी तो मेरी आवाज भी रेडियो में आएगी। तो मेरी मम्मा ने, मेरे बड़े भैया ने मुझे प्रेरित किया और इस तरह मैं रेडियो से जुड़ी। मुझे जो टॉपिक्स जो तैयार करवाते थे, जैसे मुझे कोई कहानी तैयार करनी है, कोई कविता बोलनी है, तो वो सारी चीजें भी मेरी मम्मा मुझे प्रिपेयर कराती थी। जी मैम, यानी कि आपकी माता जी से आपको प्रेरणा मिली रेडियो में आने की। हाँ बिल्कुल मैम, इतनी छोटी उम्र में आपकी इतनी बड़ी उपलब्धियां, मैम बहुत अच्छा है। मैम हमारे दर्शकों से शेयर कीजिए कि मैम जो टेक्नोलॉजी है, आज की जो टेक्नोलॉजी है, उसने रेडियो की दुनिया पर क्या नेगेटिव और पॉजिटिव इफेक्ट डाले हैं। आज का जहाँ तक टेक्नोलॉजी के नेगेटिव और पॉजिटिव पर्सपेक्टिव की बात है, तो मेरी नज़र में तो नेगेटिविटी कुछ भी नहीं है, नकारात्मक कोई प्रभाव नहीं है टेक्नोलॉजी का, बल्कि मैं कहना चाहूँगी कि पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स बहुत हैं। पहले सिर्फ आकाशवाणी यानी AM होता था और उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे हम बड़े हुए तो टेक्नोलॉजी ने भी विकास किया और उसके साथ साथ FM की दुनिया आई। आज आपने देखा होगा कि बहुत सारे FM हैं, ऑनलाइन स्टेशंस हैं और उसके बावजूद अब हम जो दूर के स्टेशन होते थे पहले उनको नहीं सुन पाते थे। आमतौर पे खासतौर से जो FM स्टेशन थे उनको नहीं सुन पाते थे, या आकाशवाणी के दूर के जो केंद्र थे उनको नहीं सुन पाते थे। लेकिन अब टेक्नोलॉजी के माध्यम से ऐप जो है वो आ गए हैं और उन ऐप के माध्यम से हम कितने भी दूर का जो FM है या AM है वो हम सुन सकते हैं, या हम अपना ऑनलाइन रेडियो स्टेशन भी बना सकते हैं। जैसे आपने बहुत सारे रेडियो स्टेशंस के नाम सुने भी होंगे, तो वो ऑनलाइन स्टेशन है, वहाँ से भी प्रोग्राम्स चलते हैं। और दूसरी बात ये है कि रेडियो का पॉजिटिव इफेक्ट ही है। रेडियो जो है वो आमतौर पे जो उसके 3 उसके एम होते हैं, वो है ज्ञान, सूचना और मनोरंजन। तो टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ेगी, तकनीकी विकास जैसे जैसे होगा, वैसे वैसे रेडियो जो है अपने इन तीनों ही उद्देश्यों को अधिक से अधिक पूरा करता है। क्योंकि रेडियो जब हम सुनते हैं तो हमें अपना काम नहीं छोड़ना पड़ता था, है ना। तो रेडियो सुनते सुनते हम अपना काम भी कर सकते हैं, वहाँ से हमें ज्ञान भी मिल सकता है, हमारा मनोरंजन भी हो सकता है और हमें बहुत सारी सूचनाएं भी मिल सकती हैं। जैसे इन दिनों लॉकडाउन जब था, जब कोरोना कोविड-19 जब ये फैलना शुरू हुआ, तो इसके मद्देनजर बहुत सारी जो सूचनाएं थी वो हमें रेडियो के माध्यम से ही मिलती थी। क्योंकि रेडियो एक ऐसा जरिया है जो दूर दराज के उन क्षेत्रों से भी जुड़ा हुआ है जहां पर दूरदर्शन की अभी पहुंच नहीं है, दूरदर्शन का नेटवर्क वहां तक नहीं है, वहां पर क्लियर दिखाई नहीं देता है, तो वहां रेडियो जो है अपनी आवाज के माध्यम से पहुंचता है। बिल्कुल सही मैम, बिल्कुल। मतलब कोविड में भी रेडियो ने बहुत ही सहयोग दिया है मैम। हाँ जी जी जी। मैम आप बताइए कि रेडियो पर आपने जब पहली बार आपने अपनी आवाज सुनी थी तो आपको कैसा लगा था। ऑफ कोर्स आस्था के बहुत अच्छा लगा था, मैं झूम उठी थी अपनी आवाज़ को सुन के। क्योंकि मैंने आपको बताया कि वो लाइव प्रोग्राम था और मैं तो उस समय स्टूडियो में थी जब मैं बोल रही थी, लेकिन घर पे मेरे भैया ने, मेरी मम्मा ने उस कार्यक्रम को रिकॉर्ड किया था और रिकॉर्ड करके फिर मुझे सुनाया कि तुम जब रेडियो में बोल रही थी तो तुमने जो बोला वो ऐसा सुनाई दे रहा था। और जब मैंने उसे सुना तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं बयान नहीं कर सकती कि मुझे कितनी खुशी हुई थी उस समय। ठीक है मैम, हमारे दर्शकों को ये बताइए कि रेडियो की दुनिया में अगर कोई आना चाहता है तो उन्हें क्या करना चाहिए मैम। रेडियो की दुनिया में आने के लिए सबसे पहली बात है आस्था कि हमारी भाषा के ऊपर हमारी पकड़ होनी चाहिए। अगर हमारा शब्द भंडार बहुत अच्छा है तो हम रेडियो की दुनिया में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। हमारा उच्चारण शुद्ध होना चाहिए और हमें ज्ञान विज्ञान हर तरह की, हमारे चारों तरफ के वातावरण की नॉलेज होनी चाहिए। हमारे इर्द गिर्द दीन दुनिया में क्या कुछ घटित हो रहा है, क्योंकि जब हम ऑन एयर होते हैं तो कभी कभी ऐसा भी होता है जो शो हम चला रहे हैं, जो उस समय ऑन एयर जो हमारा शो है उसमें टेक्नोलॉजी की वजह से अगर कोई गड़बड़ आ जाती है तो हम पॉज नहीं जाने देना चाहते।
राइट? जी बिल्कुल, बिल्कुल। तो उस समय हमारे माइंड में कुछ ऐसा होना चाहिए कि साइमल्टेनियसली हम एकदम से हम वहाँ पर कुछ बोल सकें। हमारी नॉलेज अगर हमें है, बहुत सारी नॉलेज हमें है, तो उससे जुड़ी हुई नॉलेज जो कार्यक्रम चल रहा था हम उस समय वहाँ पर अपने श्रोताओं तक पहुँचा सकते हैं। और इसकी शुरुआत करने के लिए आपके नज़दीक का जो भी रेडियो स्टेशन होता है वहाँ से आप ऑडिशन देके और फिर आप उस आकाशवाणी केंद्र से जुड़ सकते हैं, चाहे वो एफएम केंद्र है, चाहे वो एएम केंद्र है, चाहे वो सरकारी तंत्र है, चाहे वो निजी एफएम स्टेशन है। तो उसका एक तरीका होता है, एक प्रोसेस होता है कि पहले आपको वहाँ पे एक अपना रिज्यूम देना होता है, एक एप्लीकेशन देना होता है कि आप किस कार्यक्रम में हिस्सा लेना चाहते हैं, और फिर उसके अकॉर्डिंग वो आपका टेस्ट लेते हैं। अब रिटन टेस्ट भी होता है, उसके बाद आपका ऑडिशन होता है और फिर इंटरव्यू होता है। तो वो आपकी क्वालिटीज देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर आपको अपने चैनल में आपको जगह देते हैं और आप इस तरह से रेडियो से जुड़ सकते हैं। और इसके लिए अलग अलग कार्यक्रम है। अगर बच्चे हैं तो मैं ये नहीं कहना चाहूँगी कि ग्रेजुएशन हो या 10th हो, तो हर कार्यक्रम के लिए अगर बच्चे हैं तो बच्चा जो है वो 16 साल की उम्र का जो बच्चा, कम उम्र का जो बच्चा है, वो बालकुंज जैसे कार्यक्रम जो होते हैं, बाल कार्यक्रम जो होते हैं, उनसे जुड़ सकता है। हाँ हाँ। और उसके बाद के जो होते हैं ऑडिशन इनका भी होता है, लेकिन वो इनके अकॉर्डिंग होगा। तो ऑडिशन अब हर किसी कार्यक्रम के लिए होता है। जी जी मैम, रिसेंटली आप क्या कर रही हैं? अभी इन दिनों मैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। यहाँ मैं पीजीडीटी एक कोर्स होता है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन, उनको टीच करती हूँ। और इस कोर्स का अगर मैं कहूँ तो मीडिया की दुनिया में भी बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि आप जानते हैं कि जितने भी जानकारी है, जैसे आपका न्यूज़ चैनल है, तो जितना भी न्यूज़ होते हैं वो सभी मैक्सिमम या तो इंग्लिश में होती हैं, दूसरी भाषाओं में होती हैं, आपको हमें मिलते हैं इंटरनेट से। तो उनको ट्रांसलेट करके हम हिंदी में देते हैं, उनको अनुवादित करते हैं। तो भी अनुवाद करने के लिए अनुवादक की ज़रूरत होती है, और ये अनुवादक तभी बन सकते हैं जब कम से कम हमारे पास ये डिप्लोमा होता है। मैम, हमारे दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहती हैं? दर्शकों को मैं हमेशा ये संदेश देना चाहूँगी कि वो जिस भी क्षेत्र में जाना चाहते हैं, उस क्षेत्र के लिए उनके मन में आत्मविश्वास होना चाहिए, दृढ़ संकल्प होना चाहिए और दृढ़ निश्चय होना चाहिए। हम एक टारगेट को तय करें। अगर हम बहुत सारी नाव में सवार होते हैं तो हम किसी भी नाव से पार नहीं जा सकते, लेकिन हम एक ही नाव में सवार होते हैं और एक ही टारगेट रखते हैं और पूरा हम उसके ऊपर एकाग्रचित होकर के हम काम करते हैं, तो हम अपने लक्ष्य तक ज़रूर आगे पहुंचते हैं। जहाँ तक रेडियो की दुनिया में, तो मीडिया से जुड़ा हुआ बहुत बड़ा, बहुत व्यापक क्षेत्र है ये। इसमें सिर्फ ऑन एयर यानी पर्दे के आगे का काम नहीं होता, चाहे वो रेडियो पर हो, चाहे वो टीवी पर हो। पर्दे के पीछे भी बहुत सारी सी जॉब होती हैं, बहुत सारे कार्य होते हैं। पर्दे पे दिखने वाला व्यक्ति जो है आपको बहुत सारे लोगों के सहयोग से दिख रहा होता है, और रेडियो पे जिस व्यक्ति को आप सुन रहे हैं वो भी बहुत सारे लोगों के सहयोग से ऐसा संभव हो पाता है कि आप उसकी आवाज़ को सुन पाते हैं और उससे ज्ञान, सूचना और मनोरंजन प्राप्त कर पाते हैं। तो रेडियो और टीवी की जो दुनिया है, उसमें पीछे की जो दुनिया है, उसमें भी बहुत सारा ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर हमारा युवा वर्ग जो है वो जॉब के लिए जा सकता है। क्योंकि मैंने इन दिनों काफ़ी देखा है, जब मैं एक टीचर के रूप में मैं काम कर रही हूँ, तो मैं ये देखती हूँ आस्था कि हमारा जो युवा वर्ग है वो दिग्भ्रमित है, मार्गदर्शन की बहुत कमी है, उसको नहीं मालूम कि मुझे किस दिशा में जाना है। हर क्षेत्र में बहुत काम करने के लिए उसके पास बहुत सारे क्षेत्र खुले होते हैं, लेकिन उसको मालूम नहीं होता। तो मीडिया से जुड़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो किसी के कहने से या किसी भी तरह से इसमें बीए, बीएमसी कर लेते हैं, ग्रेजुएशन हो जाते हैं, मास्टर्स कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ टीचिंग लाइन की तरफ जाना चाहते हैं। लेकिन अगर इस क्षेत्र में हम जाते हैं तो प्रैक्टिकली भी इसमें बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं जहाँ से हम जुड़ सकते हैं। तो मैं अपने सभी दर्शकों को ये कहना चाहूँगी कि अभी जो है बाहर निकलना थोड़ा खतरे वाला है, तो हम घर पे रहें, और इन दिनों में बहुत सारी चीज़ें हम सीख सकते हैं घर पे रह करके। जैसे मैंने भी लॉकडाउन के दिनों में एक ऑनलाइन कोचिंग ली थी आरजे अनिरुद्ध चावला से, जिन्होंने मुंबई से मुझे कोचिंग दी थी। चूँकि मैं रेडियो पे आकाशवाणी पे काम करती थी आस्था,
तो रेडियो के बारे में, आकाशवाणी से के बारे में तो मुझे बहुत कुछ मालूम था, लेकिन एफएम के बारे में मुझे जानकारी नहीं थी। एफएम जो है वो एएम से एकदम अलग है। दोनों चीज़ों में बहुत सारी विभिन्नताएं हैं। उन विभिन्नताओं से मैं परिचित नहीं थी, तो उन के बारे में जानकारी लेने के लिए या किसी से इंटरव्यू लेना है, किसी का इंटरव्यू करना है, तो किस तरह का क्वेश्चनेयर हमें तैयार करना है, किस तरह से हमें बात करनी है, किस तरह से हमें चीज़ों को फेस करना है, वो सारी चीज़ें मुझे अभी नहीं मालूम थी। वो चीज़ें एफएम की दुनिया से जो जुड़ने वाली चीज़ें थी उनके बारे में जानकारी नहीं थी। तो इसलिए मैंने आरजे अनिरुद्ध चावला से मैंने कोचिंग ली 10 दिन की, और उस कोचिंग में मैंने बहुत कुछ सीखा। तो कोविड-19 के तहत लॉकडाउन में घर में बैठ कर के नेगेटिव चीज़ों को अपने पर हावी नहीं होने दिया, और उस समय का भी मैंने सदुपयोग किया और कुछ ना कुछ सीखा जो भविष्य में मेरे बहुत काम आने वाला है। तो लोगों की मैम यही पहचान होती है। तो मैं दर्शकों से कहना चाहूँगी कि वो भी इस समय को यूजफुल बनाए, कुछ ना कुछ सीखे। जो भी उनका इंटरेस्ट है, जिस भी कार्य में उनकी रुचि है, वो उससे संबंधित उसमें सीख सकते हैं और अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं और अपने समय का सदुपयोग कर सकते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू रश्मि प्रभा जी। मैं आपका अपने तहे दिल से आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ, और मैं आशा करती हूँ कि हमारे दर्शकों को बहुत सा ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू HP 24 और आस्था, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू।